back with another video of the coordination chemistry. हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं हम, जहाँ तक हमने वर्नर थ्योरी तक अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे नोट्स बना के दिखा रहे हैं मेरे को। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट, है ना। ऐसे बच्चे मेहनत करते रहो, ये लॉकडाउन हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पार्ट 3 जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन के इस पार्ट में मैं थ्योरी बताने जा रहा हूँ तुमको, जो कि कोऑर्डिनेशन की सेकंड थ्योरी है। फर्स्ट थ्योरी हमारी कौन सी थी? वर्नर थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत, है ना। सेकंड थ्योरी जो है हमारी वो है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या हिंदी में इसको बोलते हैं हम संयोजकता बंध सिद्धांत। ये तुमने 11th क्लास के 4th चैप्टर में भी पढ़ा होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये संयोजकता बंध सिद्धांत। बट अभी जो हम नई वाली थ्योरी ये पढ़ने जा रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए है, उप संयोजक यौगिकों के लिए है। ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत। तो ये वाली थ्योरी जो साइंटिस्ट ने दी थी हमारे, उनका नाम है पाउलिंग। पाउलिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी। अच्छा, कुछ एक पोस्टुलेट्स में इसके बताऊंगा, कुछ एक पॉइंट्स में इसके बताऊंगा। बच्चे लिखते रहे, फटाफट से समझते रहे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। उनका मीनिंग हमको जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब एकदम क्लियर होगा। बट अभी जितने भी मैं यहाँ पर पोस्टुलेट्स बताऊंगा, जितने भी पॉइंट बताऊंगा, उनको फटाफट से अपने कॉपी पेन निकाल के लिख ले। उनका मीनिंग मैं वापस बोल रहा हूँ, कब समझ में आएगा अभी मैं जितना कोशिश होगी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एकदम परफेक्टली कब समझ में आएगा जब हम उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट अगर मैं तुमको बताऊं, तो ये थ्योरी ये बोलती है कि मेटल जो होता है हमारे पास, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना ही चाहिए, उसके पास रिक्त कक्षक होना ही चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? मेटल मस्ट हैव अ वेकेंट। अच्छा, अभी हम डी की बात करेंगे, तो डी लिख दूं मैं यहाँ पर, ऑर्बिटल, है ना। मेटल के पास क्या होना चाहिए? एक रिक्त डी कक्षक उपस्थित होना ही चाहिए। ज्यादातर हम बातें यहाँ डी के साथ एस पी भी हो सकता है ना। मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे भी एस पी, है ना, वो होना ही चाहिए। पहला पोस्टुलेट इस थ्योरी का ये बोलता है कि मेटल के पास रिक्त डी कक्षक होना चाहिए, जिसमें कि वो लिगैंड द्वारा ट्रांसफर किए गए लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। तो मेटल मस्ट हैव वेकेंट डी sp_d ऑर्बिटल to accept the electron donated by the ligand, है ना। मेटल के पास एक रिक्त डी कक्षक उपस्थित होना चाहिए, जो कि लिगैंड द्वारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में लोन पेयर को डोनेट करने पर वो एक्सेप्ट करे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने डेफिनेशन एक बार बोल दी है कि मेटल के पास एक रिक्त डी कक्षक होना चाहिए, जो कि लिगैंड द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉनों को वो एक्सेप्ट कर सके। सेकंड पॉइंट, ये जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ये वेकेंट ऑर्बिटल है, मैं इनको डी नहीं बोलूंगा, बार बार मैं वेकेंट ऑर्बिटल बोलूंगा। ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए ताकि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो वेकेंट ऑर्बिटल हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी टू पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए बताऊं मैं कि जो रिक्त कक्षक है अपने पास, है ना, इनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए ताकि ये संकरण में भाग ले सके। उस वाली में भी तो यही बात पढ़ते थे हम 4th चैप्टर में जब पढ़ाया था उस टाइम पहले, कि
इनमें क्या होना चाहिए, रिक्त कक्षों के पास ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए ताकि आपस में आगे ये अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सके, मिल सके, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सके, है ना, हाइब्रिड संकरित कक्षक बना सके। तो उसलिए उनके लिए इनके पास क्या होनी चाहिए, इतनी एनर्जी इनकी तो ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर हो नहीं सकती है ना, ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ना, ये दो पॉस्टुलेट हो गए हमारे बीपीटी के। थर्ड पॉस्टुलेट जो है हमारा वो क्या है कि अगर इफ इनर डी ऑर्बिटल कौन सा हो गया हमारा, n-1d वाला, है ना, अगर अंदर वाले डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन hybridization, then hybridization is D2sp3। तो बेटा तुमको एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे हमको उन कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन पता पड़ेगा, और हाइब्रिडाइजेशन पता पड़ते हमको उनकी ज्योमेट्री पता पड़ जाएगी, है ना। तो ये थ्योरी किसके बारे में बता रही है, हमको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता रही है। हो रही है बात क्लियर थर्ड पॉइंट से, ये थ्योरी हमको किसके बारे में बताएगी, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताएगी, और हाइब्रिडाइजेशन से हमको ज्योमेट्री के बारे में पता पड़ेगा, और ज्योमेट्री से हमको बहुत कुछ चीजें पता पड़ सकती है, मैंने बहुत बार तुमको सिखाया है ना। दूसरी बात, ये थ्योरी जो होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करती है, धीरे धीरे सीखेंगे चीजें, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ इफ इनर डी ऑर्बिटल n-d पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, देन हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, और ऐसे को हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे ऑर्बिटल को हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंतः कक्षक संकुल, और इनका एक और नाम है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इफ इनर डी ऑर्बिटल n-1d पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, देन हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम इनको, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये इनर डी ऑर्बिटल n-1d कौन से ऑर्बिटल होते हैं, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ऊपर वाले दोनों रफ कर रहा हूँ, फटाफट उतार लो। ये वाले कौन से ऑर्बिटल होते हैं, तो बेटा हमको पता है कि देखो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर 3D के बाद हमको पता है हम क्या फिल करते हैं 4s के बाद हम क्या फिल करते हैं 4p, और 4p के बाद हम क्या फिल करते हैं 4d। ठीक है, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं है तो ये वाले ऑर्बिटल होते हैं n-1 वाले डी ऑर्बिटल। ठीक है, अंतः कक्षक संकुल इनर डी ऑर्बिटल, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं होगा तो इसको मैं बताऊंगा ऊपर लिख के, आउटर डी ऑर्बिटल बोलेंगे, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, इनर वाले कौन से, इससे पहले वाले अंदर वाले। इफ इनर डी ऑर्बिटल कौन से वाले, ये n-1 वाले पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, देन हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 होगा। अभी सब एग्जांपल से बहुत चीजें क्लियर होगी, लेकिन अभी जो बेसिक फंडामेंटल चीजें है वो सीखो। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, इफ आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट in hybridization, then hybridization is sp3d2, और यहां पे क्या था D2sp3, ये क्या था D2sp3, और ये क्या है sp3d2। दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है अब। This is called the inner orbital complexes or low spin complexes, and this is called the outer d, क्योंकि
आउटर वाले डी ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, यहाँ पर इनर वाले डी ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंतः कक्षक संकुल। यहाँ पर बाहर वाले डी ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं sp3d2 में, तो इनको हम क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे इनको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हिंदी वाले बच्चों को बता दूं, निम्न चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल, उनको हम क्या बोलेंगे, बाहरी कक्षक संकुल। अंतर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम बाहरी कक्षक संकुल। जो मैं बोल रहा हूँ फटाफट से कॉपी में नोट कर लेना हिंदी वाले, उच्च कक्षक संकुल और निम्न कक्षक संकुल। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है हमारे जो हमको याद रखने हैं, है ना, ये तुम्हारे बहुत काम में आने वाले हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहरी कक्षक संकुल, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, अंदर वाले डी ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, अंतर कक्षक संकुल, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये कुछ एक पॉइंट तुमको याद रखने हैं बेटा। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं इस थ्योरी का एक और पॉइंट बता दूं तुमको, है ना, पॉज जिसे नहीं उतारा हो पॉज करके उतार लेना बेटा बैक करके, कि ये थ्योरी जो थी हमको, इट्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हमको चुंबकीय गुण के बारे में भी बताती थी ये, है ना। इस थ्योरी से हमको क्या पता पड़ता था, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमको इस थ्योरी ने बहुत कुछ बताया है कि कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, वो कैसे पता पड़ेगा सर हमको हाइब्रिडाइजेशन कैसा पता पड़ेगा, बहुत अंदर से बहुत क्वेश्चन उमड़ रहे होंगे अभी, ये सब d2 sp3 कब होगा, sp3d2 कब होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता पड़ेगा, सब चीजें करेंगे बेटा, शांति रखो बस थोड़ी सी। ठीक है, अब जैसे हम वहाँ एक टेबल बनाते थे हाइब्रिडाइजेशन की, हम यहाँ भी वैसे ही एक टेबल बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन की, ये तुमको ध्यान भी रखनी है। और ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्टैरिक नंबर की बात कर लें, यहाँ पे स्टैरिक नंबर की बात कर लें, फिर यहाँ पर एक हाइब्रिडाइजेशन लिख दे इसका, ठीक है, और बॉन्ड एंगल की बात भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड एंगल की बात भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्टैरिक नंबर हुआ 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, हमने पढ़ा है पहले भी, sp3। ठीक है, ओके, ज्योमेट्री भूल गए हम, जियोमेट्री, और हमको पता है इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में हमको कहीं पर ये मिला तो हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है, यानी dsp2 भी देखने को मिलेगा हमको वहां पर। सब बच्चे ध्यान रखना मेरी बात का, अगर sp3 भी देखने को मिलेगा, कब मिलेगा मैं बताऊंगा तुमको अभी थोड़ी देर बाद, dsp2 देखने को भी मिलेगा। अगर dsp2 हुआ तो इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। देखो इसको सब पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में चतुष्फलकीय, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर को वर्ग समतलीय। तो ये भी एक पॉइंट है, 5-6 पॉइंट बता दिए मैंने तुमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, बहुत इजी और सब भी याद हो जाएंगे तुमको, एक बार पढ़ोगे उसमें। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ 5, तो हमको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बोलो जल्दी से, sp3d, ये dsp3 बोल लो, अंदर वाले काम में आएंगे तो dsp3 भी तो हो जाएगा, है ना, sp3d, और इसका भी हमको पता है क्या होता है शेप, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, क्या होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगा। अगर स्टैरिक नंबर हुआ 6, तो 6 में भी हमने 2 देखे हैं अभी, जहां पर इनर डी ऑर्बिटल काम में आए d2 sp3, और जहां पर आउटर डी ऑर्बिटल काम में आए sp3d2, दोनों पढ़े हमने अभी। दोनों का ही जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, जिसको कि हम बोलते हैं यहाँ पर
अष्टफल की। मैंने बॉन्ड एंगल नहीं लिखे, हमको पता है टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 190 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 120 और यहाँ पे 90 है ना। वो हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैं बता दूंगा उसके बारे में नहीं। तो फटाफट से ये टेबल भी उतार लो, क्योंकि ये टेबल तुम्हारे बहुत काम में आने वाली है आगे जाके। इस टेबल से तुमको बहुत कुछ पता पड़ेगा, ठीक है। उतार लो फटाफट फटाफट, फिर अब कर रहा हूँ। अब मैं सीधा आ रहा हूँ बेटा एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि एग्जाम्पल ही तुमको क्लैरिफिकेशन देंगे हर चीज का। एग्जाम्पल से ही तुमको सब कुछ चीजें पता पड़ेगी। बड़े अच्छे से समझना अब जो टॉपिक, क्योंकि यहीं से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, NiCl4 माइनस का 2। सबको पता पड़ गया होगा यहाँ पे लिगेंड कौन है, यहाँ पर मेटल कौन है ना। सबको पता पड़ गया होगा यहाँ पर लिगेंड कौन है और यहाँ पर मेटल कौन है। ये मेटल है, ये लिगेंड है। थ्योरी क्या बोलती है कि मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सके, ठीक है। वो सब चीज़ें हैं, बट हम इसको प्रैक्टिकली निकालना सीखते हैं। सबसे पहला बेटा काम क्या करना है इसमें, स्टेप नंबर फर्स्ट जो इसमें हमको फॉलो करना है हमेशा, तुम भी ध्यान रखो, मैं भी बता रहा हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट जो हमको हमें करना है, सबसे पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। सबसे पहला काम क्या करो, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो। मैंने सिखाई भी है, जिसने नहीं सीखी वो और अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 1 में जाके पहले वो सीखे, पार्ट 2 में जाके पहले वो सीखे, फिर इस लेक्चर पे आए। तो जिसके निकालने उसको माना x, क्लोरीन पर -1 होता है, 1 पर 4 पर हो गया -4, इक्वल टू को इधर चार्ज है -2, तो x इज इक्वल टू +2 आया है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो निकल है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकल जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हम क्या करते हैं, हम निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, फिर निकल +2 की भी लिखेंगे यहाँ पर। सॉरी, निकल का वो लिखते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो निकल को हमको लिखना है, तो हमको पता है निकल कितने नंबर पे आता है। अगर जिनको नहीं पता है वो फटाफट से 21 से 30 तक के जो एटॉमिक नंबर है वो तो याद ही कर लें। स्कैनेडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये तो याद ही कर ले। ये इस चैप्टर को करने के लिए ये तो हमको याद होने ही चाहिए, पहली बात इंपॉर्टेंट। तो ये हमको याद होनी चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं निकल की बात करूँ तो स्कैनेडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल 28 नंबर पे आता है। ये तो 28 पे आता है, तो मैं सीधा इसका लिख दूँ 4s2 3d8। तुम भी लिख के देखे ना, यही आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब निकल +2 मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आउट हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमने लात मार के बाहर निकाले हैं। निकल +2 से हमने 2 इलेक्ट्रॉन लात मार के बाहर निकाले हैं। तो लात मार के बाहर कौन से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जो बाहर की तरफ होंगे उनके लात इजीली पड़ेगी। अरे भैया सही बात है ना। ये तो तुम्हारा कमरा मान लो लोगों से भरा हुआ है, तुमको 2 जने कमरे से बाहर निकालने हैं कमरे का गेट बंद करने के लिए, तुम क्या करोगे, ऐसे जोर से हाथ मारोगे, लात मारोगे, तो जो एंड में 2 होंगे वो अपना बाहर निकल जाएंगे ना। सिंपल सी बात है, जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली बाहर निकलेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 4s0 3d8। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या। हमने फर्स्ट काम क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। सेकंड काम क्या किया कि उसको इसमें शो करवाया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले हैं, ठीक है। अब देखो क्या इलेक्ट्रॉन बच गया हमारे पास बच गए यहाँ पर 3d में, ये 3d, फिर मैं आगे की बना देता हूँ 4s और 4p और 4d भी है, आगे बना देते हैं, चलो, है ना। 4d तुमको भी ऐसे ही पहले अभी शुरुआती स्टेज में, इसलिए बिल्कुल आराम से सिखा रहा हूँ एक एक पॉइंट। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, स्टेप थर्ड, इलेक्ट्रॉन को फिल करो। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड जो स्टेप आ रहा है हमको, वो हमको डिसाइड करना होता है बेटा लिगेंड के ऊपर। लिगेंड जो है यहाँ पर, लिगेंड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड
है ना, मैं पूरा पूरा लिख दूँ अभी तो मान लिए, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होता है वीक लिगेंड, मतलब प्रबल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड और प्रबल लिगेंड, दो तरह के लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है, ध्यान रखना, पेयरिंग करना, युग्मन करना। पेयरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? युग्मन करना, है ना। और ये वीक लिगेंड क्या होता है? ये नॉट पेयरिंग, ये पेयरिंग नहीं करता है। जो जो चीजें लिखवा रहा हूँ सबका मतलब समझ में आएगा धीरे धीरे, बस माइंड में रखना है सबको। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है? पेयरिंग करना, युग्मन करना, और ये पेयरिंग नहीं करता है। सर कहाँ काम में आएगी ये चीजें? तो यही काम में आएगी बेटा, कि हमको एक सीरीज होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें पता पड़ता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है। वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी मैं समझा दूंगा या बता दूंगा, है ना, उसकी भी एक ट्रिक बता दूंगा पूरी। लेकिन वो सीरीज इसकी कमी भी यही थी, इस वीबीटी थ्योरी की कमियां में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एक चीज, कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में नहीं बता सका था। ये इसकी डीमेरिट है, इसके लिए लिमिटेशन है, इसकी कमियां हैं इसकी, कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में नहीं बता सकता था। ये चीज़ हमको कहाँ से पता पड़ती है? इसके आगे जब बढ़ेंगे हम CFT से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। लेकिन हमको मैंने वो पढ़ी हुई है, मेरे को पता है कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है। तुमको भी याद रखना है, अभी के लिए मैं जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना है। ऑल द हैलोजेंस आर वीक लिगेंड, कहीं लिख लो साइड में, सभी हैलोजेंस क्या होंगे? वीक लिगेंड होंगे। इनका पूरा एक ऑर्डर है, मैं ऑर्डर भी याद करवाऊंगा तुमको ट्रिक से एक साथ अभी थोड़ी देर बाद, है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में कभी भी। तो हमको ध्यान रखना है क्या? ऑल द हैलोजेंस आर वीक लिगेंड, पहली बात तो दिमाग में घुसा लो। दूसरा पॉइंट डाल के लिख लो, NH3 कार्बोनिल एंड साइनाइड आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। NH3 कार्बोनिल एंड साइनाइड आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मैं ऑर्डर भी लिखवाऊंगा, मैं वापस बता रहा हूँ, अभी मैं जस्ट शॉर्ट के लिए बता रहा हूँ तुमको समझाने के लिए। जितने भी हैलोजेंस होंगे वो सब क्या होंगे? दुर्बल लिगेंड होंगे, वीक लिगेंड होंगे। और जितने भी NH3 कार्बोनिल और साइनाइड, ये क्या होंगे हमारे? NH3 मैं लिख दूँ एग्जाम्पल में, ये हैलोजेंस अभी जितने पढ़ेंगे वो सभी पढ़ेंगे। यहाँ पर NH3 साइनाइड और कार्बोनिल, ये सब क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। ओके, तो अभी हमको दिख रहा है यहाँ पे क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या है? हैलोजेंस में आता है, तो वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड क्या करते हैं? पेयरिंग नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी। कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे? जो अनपेयर्ड रहेंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता ना तो ये इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ आ जाता, बट ये वीक लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा। ठीक है, अब कितने लिगेंड को आना है यहाँ पर? 4 लिगेंड को उप सहसंयोजक बंध बनाने के लिए आना है। मेरा फर्स्ट लेक्चर याद कर लो कि लिगेंड मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो 4 लिगेंडों को आना है यहाँ पर। पहला लिगेंड यहाँ पर आएगा क्लोरीन, और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, और चौथा यहाँ आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में, संकरण में कितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया? एक S ने और 3 P ने, एक S ने और 3 P ने। तो इसी के साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4 तक हम पहुंच गए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। क्योंकि देखो एक S और 3 P पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, और हाइब्रिडाइजेशन निकल गया हमको यहाँ से। और sp3 आते ही तो हमको इसका शेप पता पड़ गया, क्या होगा? टेट्राहेड्रल। अभी वो टेबल में बताया है, निकल, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और चौथा क्लोरीन, और इस पे चार्ज कितना है? -2। ये तो हमको पहले पॉइंट तो क्या पता पड़ा? इसका संकरण पता पड़ा। दूसरा पॉइंट हमको क्या पता पड़ा? इसकी ज्योमेट्री पता पड़ी, ज्यामिति पता पड़ी। वो क्या है? टेट्राहेड्रल। 2 पॉइंट तो हमारे पास ये हो गए। मतलब रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं इनसे बता रहा हूँ। 2 रिजल्ट तो ये निकल गया। तीसरा रिजल्ट मैंने बताया, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा। तो हमको पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही चुंबक को मैग्नेट को उसके पास में लाऊंगा तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे ही मैग्नेट को उसके पास लाऊंगा मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। तो क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है।
क्या है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है ना, अनुचुंबकीय है, क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो हमको इतनी सारी चीजें पता पड़ गई इससे। क्या क्या पता पड़ गया, हाइब्रिडाइजेशन पता पड़ गया, ज्योमेट्री पता पड़ गई, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता पड़ गई। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत स्लो करवाया है, तुम लोग को भी करवाऊंगा, मैं एग्जाम्पल दूंगा बहुत सारे लिख के यहाँ पर, है ना। लेकिन अभी हमको थोड़े एग्जाम्पल और समझने हैं। फटाफट उतार लो इसको, मैं रफ कर रहा हूँ, फटाफट से या पॉज करके उतार लो। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं लेने जा रहा हूँ उससे तुमको और थोड़ा क्लियर होगा टॉपिक, है ना। और जितने एग्जाम्पल कर रहा हूँ मैं उतने ही फटाफट से कॉपी में उतारना, उनका रिवीजन करना चालू कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकंड NiCN4-2, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, आरबीएससी और सीबीएसई दोनों पेपर में, और कभी कभी अच्छा नीट और जेई वाले और AIEEE वाले भी एक दो क्वेश्चन में करवा दूंगा उनको भी। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, x -4, 1 पे -1 होता है, 4 पे -4, -2, x = -2 + 4, x = +2। तो निकल वापस से किस में आया है, +2 में आया है। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख दूं 4s0 3d8, सही है। बार बार इसको पहला लिखा नहीं है पूरा का पूरा। 3d8 को बना ले, हम ड्रॉ कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D। फिर क्या आएगा 4s। अच्छा तुम चाहो तो 4s को आगे भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है वो, लेकिन उससे गड़बड़ हो जाएगी, मत लिखना। 4p और 4d में बना सब देता हूँ, अभी काम कुछ नहीं आएंगे ये। अच्छा दूसरी बात, साइनाइड, तो मैंने याद करो पहले लिखवाया, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। साइनाइड क्या है, एक प्रबल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है, पेयरिंग करना, युग्मन करना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। पेयरिंग करना नया सीक्रेट देखो कैसे करेगा, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो फटक से भाग जाएगा उसके पास वाले ऑर्बिटल में, और जैसे ये भागेगा तो देखो ये तो थे ही पहले ही, और ये वाला और ये नया इलेक्ट्रॉन आया, इसको मैं इस ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ, ये पेयरिंग हो गई, ठीक है। बाकी सब एज इट इज रहेंगे, 4s एज इट इज, 4p एज इट इज, ठीक है। अब देखो कितने लिगेंड को आना है, 4 लिगेंड को आना है। कौन सा बॉन्ड बनाना है, उपसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। तो पहला लिगेंड आया, दूसरा लिगेंड आया, तीसरा लिगेंड आया और चौथा लिगेंड आया। हाइब्रिडाइजेशन में संकरण में कौन कौन से ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, एक डी ने किया, एक एस ने किया और 2 पी ने किया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, DsP2। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, DsP2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा, वो टेबल को ध्यान कर लो, क्या शेप होगा इसका, स्क्वायर प्लेनर। देखो दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर सेम थे, बट एक टेट्राहेड्रल है और एक स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर कैसे बनाएंगे हम, NiCN, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बन गया है, तुम लोग सीधा ड्रॉ करना है इसको बेटा। मैं थोड़ा सा टेढ़ा बना है, तुम लोग सीधा ड्रॉ करना है इसको। मैं सीधा कर देता हूँ, एक सेकंड रुको, मैं इसको एकदम करेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ, बिल्कुल निकल। साइनाइड, ये है NiCN4, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर -2 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको -2। दो चीजें हमको पता पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन और स्क्वायर प्लेनर, है ना, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो देखो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, युग्मित है। तो थर्ड पॉइंट में क्या डाल के लिखूंगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। प्रतिचुंबकीय बोले तो मतलब जब मैं इसके पास मैग्नेट लाऊंगा तो ये मैग्नेट से क्या होगा, रिपेल होगा, मैग्नेट्स को दूर भेजेगा।
ठीक है, मैग्नेट को क्या करेगा, ये दूर भेजेगा, मैग्नेट से रिपेल होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, और भी एग्जाम्पल। अच्छा, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 4 था, उनके एग्जाम्पल थे। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ तुमको और इसका, और एक एग्जाम्पल तुमको खुद करना है। एक एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का खुद करना है। तो दोनों एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ, जैसे COCl6-3 और दूसरा है CONH3 6+3। ये मैं करवा रहा हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुमको खुद करना है। एक मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा वाला करवा रहा हूँ मैं, COCl6-3 वाला मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। फटाफट से, बहुत इजी है, वही ट्रिक हमको सबको अपनानी है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखना है इसको माना है x, -6 -3, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, +3, कोबाल्ट पे +3 है, तो कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है, लर्न करो फटाफट, लर्न करो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट 3 3 6 और 1 7, 27 नंबर पे आता है। तो 4s2 3d7, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, तो 2 तो जाएंगे s से बाहर वाले और 1 जाएगा d से, तो 4s0 3d6, 4s0 3d6 हो गया। ठीक है, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे 3d, फिर क्या आएगा इधर, 4s आएगा, और फिर क्या आएगा इधर 4p आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या क्लोरीन जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? नहीं, क्लोरीन तो वीक लिगेंड है सर, आपने बताया। हाँ, तो क्लोरीन वीक लिगेंड है, तो क्लोरीन पेयरिंग नहीं करेगा, क्लोरीन युग्मन नहीं करेगा। तो जो आने वाले 6 इलेक्ट्रॉन हैं, आने वाले जो 6 क्लोरीन है, वो कहाँ कहाँ बॉन्ड बनाएंगे, देखो 6 क्लोरीन को आना है ना, एक क्लोरीन आएगा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, और छठा यहाँ पर। तो देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, एक s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, 3 p ने और 2 d ने, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। क्या ये अनुचुंबक, क्या ये पैरामैग्नेटिक है? ऑब्वियस बात है, ये पैरामैग्नेटिक विद 4 चरण पे इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। और कैसा होगा ये दिखने में, तो देखो ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ, और सारे ही क्वेश्चन तुमको तुम्हारी बुक में भी मिल जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ये वाला मैंने करवाया है तुमको, सबको बता दिया इसके बारे में। ये वाला तुमको खुद करना है, नहीं आए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देना, सर नहीं समझ में आया, फटाफट समझा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर जब भी लाऊंगा, जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें मैं इसको समझा दूंगा। जिसको भी समझ में नहीं आए, मेरे को फटाफट से कमेंट में लिख के बता दें, है ना, या मेरे को फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अब मैं लिंक डालता हूँ आजकल नीचे, ठीक है। ओके, तो यहाँ ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थ्योरी हमने समझने की कोशिश की है ना, सब बच्चों को समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद जो थ्योरी आएगी वो आएगी बेटा CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल सेट सिद्धांत। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का सेंस मेरा ये है, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे हिंदी मीडियम के भी है, कुछ बच्चे मेरे इंग्लिश मीडियम के भी, तो दोनों का ही फायदा हो जाए यहाँ से, है ना। इस टाइम पर दोनों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी मैं CFT में बताऊंगा, उसकी ट्रिक भी मैं CFT में ही समझाऊंगा सारी। अभी के लिए बेटा इतना काफ़ी है। इसके जितने एग्जाम्पल तुमको बुक में मिलते हैं, सब एग्जाम्पल ट्राई करो। जो भी एग्जाम्पल नहीं आए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर ये समझ में नहीं आया, हम लोग उसको कहीं ना कहीं वीडियो में समझा देंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करिए, जितना पढ़ोगे उतना पढ़ोगे। थैंक यू सो मच।